जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका विद्या बलरामपुर के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है सुधीर। देखते हैं 23 जनवरी 2025 के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो सभी साथियों का स्वागत है। एक बार सभी के सभी साथी जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों के साथ, अपने सभी दोस्तों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं। सभी के सभी साथी एक बार सेशन लाइक भी कर देंगे ताकि ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आपको ये क्लास बेहतरीन लग रही है तो आप सभी साथी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये जिम्मेदारी आपकी है कि इस क्लास को आप आगे लेके जाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ, मैं कंटेंट पे काम कर सकता हूँ और जो मैं लगातार कर रहा हूँ, आपको बेहतर से बेहतरीन कंटेंट हर दिन देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी क्रम में आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है क्लास को शेयर करने का, जब आपसे सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब कॉमेंट सेक्शन में देने का। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप निभाएंगे। शुरू करते हैं मेरे भाई। तो हम लोग आज देखने वाले हैं 23 तारीख की जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, यानी कि 23 जनवरी 2025 के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ये क्लास यूपीपीएससी, एसएससी, डिफेंस और रेलवे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप और किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो भी उसके लिए भी बहुत रामबाण क्लास है आपकी ये करंट अफेयर्स की। मैंने एक चीज़ कहा है कि करंट अफेयर्स की आदत बनाइए। करंट अफेयर्स ऐसा ना हो कि आप चूक जाइए। करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर दिन बदलाव होता है, तो इसलिए आपको इसका आदत बनाना पड़ेगा। डेली स्किप नहीं करेंगे, गैप नहीं करेंगे। अगर गैप हो रहा है तो उसको कैसे भी करके टैकल करेंगे, रिवाइज करेंगे। अगर उतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा है किसी वजह से, तो एट लीस्ट ये जो मैं हाइलाइट्स बताता हूँ इसको देख लेंगे, ताकि आप न्यूज़ के दायरे में रहेंगे। हाँ भाई, ये कुछ चल रहा है दुनिया में, अभी मेरे पास समय नहीं है, 2 दिन बाद मैं देख लूंगा। ऐसा अगर आप करना चाहते तो कर सकते, लेकिन ये भी गलत होगा। मेरे मानने के हिसाब से आप दिन में 1 घंटे का टाइम, 45 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए, अगर आप पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं तो देखते हैं भाई 23 जनवरी ने आज स्टार्ट हो रहा है। आज से क्या है, आज आपको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती है और इसी के लिए भारत में पराक्रम दिवस के तौर पे मनाया जाता है। हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे नेताजी की जयंती के बारे में, नेताजी के बारे में बात करेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करेंगे। धनंजय शुक्ला को अभी अपॉइंट कर दिया गया है ICSI, जो कंपनीज की जो सेक्रेटरीज होते हैं उसके अध्यक्ष के तौर पे बना दिया गया है। धनंजय शुक्ला को हम चर्चा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड कर लिया कि WHO और पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से वो बाहर निकलने वाले हैं। क्या है WHO, क्या है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, डिस्कस करेंगे डिटेल से। इसके अलावा IPS नाम है महेश कुमार अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है BSF के ADG के तौर पे, चर्चा करेंगे। BSF के DG BSF के बारे में चर्चा करेंगे। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम 2015 में स्टार्ट किया गया था उसके 10 साल पूरे हो गए। 22 जनवरी को स्टार्ट किया गया था और कल 22 जनवरी था, तो 22 जनवरी 2015 और 22 जनवरी 2025 यानी 10 साल पूरे हो गए। जब भी कोई स्कीम 10 साल पूरी हो जाती है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके अलावा ढेर सारे गवर्नमेंट स्कीम जिसके 10 साल पूरे हो गए उनकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यूनेस्को ने अभी हमारी मैटी, जो हमारा IT वाला जो मंत्रालय है, उसके साथ एक एग्रीमेंट किया है AI रेडीनेस के लिए। तो AI से संबंधित बहुत सारी चीज़ें चर्चा करने वाले हैं। AI से संबंधित दुनिया में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, कहाँ पर किस स्कूल में AI को सिलेबस के तौर पर शामिल किया गया, बहुत चीज़ें चर्चा करेंगे, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। एक ग्लेशियर, इसका नाम है याला ग्लेशियर, नेपाल में अवस्थित है। ऐसा माना जा रहा है कि 2040 तक क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म हो जाएगा। चर्चा करेंगे ऐसा क्यों, क्या हो रहा है, कहाँ पर है, और दुनिया में कौन महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स है जो हमें पढ़ने चाहिए भारत के। चलिए, इसके अलावा गुजरात होस्ट कर रहा है पहला ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है, 2036 का क्या एम रखा है भारत सरकार ने कि 36 में ओलंपिक भारत करवाने की सोच रहा है, चर्चा करेंगे। मूसी रिवर के पास के जो एरियाज है उनको WMF के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है, चर्चा करेंगे हम इसका। और RBI ने कॉन्स्टिट्यूट किया है नया एडवाइजरी कमेटी फॉर द बैंक लाइसेंसिंग। तो RBI ने बहुत सारी कमिटीज़ हाल फिलहाल में बनाई हैं, तो हम इसी क्रम में डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी कमिटी है जो हमें पढ़ना चाहिए, हमारे एग्जाम के लिहाज से बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी साथी के पास फ़ोन में आंसर करने का ऑप्शन नहीं है, आप किसी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे देख रहे हैं, कई सारे साथियों के साथ देख रहे हैं, तो बस एक काम कीजिए, एक छोटा सा पेपर उठाइए। आपके पास पेपर होगा ही, आपने अपना बैग खोलो भाई, अपने बगल वाले को बोलो बैग खोले। सब लोग अपना बैग खुलवाइए अगल बगल में। चले, बैग खुलवाएंगे और एक पेपर निकलवाएंगे। एक सादा पेपर निकालेंगे आप सभी के सभी साथी, एक सादा पेपर निकालेंगे आप सभी के सभी साथी, और उसमें क्या करते रहेंगे, मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा उसके आंसर लिखते रहेंगे। आप क्या करेंगे, सिर्फ आंसर लिखना है कि पहले का A, दूसरे का D, तीसरे का C, ठीक है,
तीसरे का सी, ऐसे करके, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप ऐसे से करके अगर मैं 15 क्वेश्चन करा रहा हूं तो आप 15 तक क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे कि हाँ भाई इसका ये जवाब मैंने बताया था, और उसमें से गलत मारेंगे, कितना गलत हुआ आपका, कितना सही हुआ आपका। ठीक है, तो इस लिहाज से आपका क्या हो जाएगा, दो चीजें हो जाएंगी, प्रैक्टिस हो जाएगा आपकी कि हाँ भाई आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका इतना गलत हो रहा है, और बाद में जब इसका सेम प्रैक्टिस करेंगे, देखो मैंने यही क्वेश्चंस को टेलीग्राम में क्विज फॉर्मेट में अपलोड करवा देता हूँ, तो आप यहाँ से पढ़िए, उसके बाद शाम 6 बजे से पहले टेलीग्राम पे अपलोड हो जाता है क्विज फॉर्मेट में, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका एक बारी पढ़ गया, एक बारी प्रैक्टिस हो गई, रिवीजन हो गया, तो मामला बन जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आधिकारिक नाम क्या है, टेलीग्राम चैनल लास्ट में दे दूंगा, बता दूंगा मैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आधिकारिक नाम क्या है, मतलब इनकी जयंती का आधिकारिक नाम क्या है, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती का आधिकारिक नाम क्या है, क्या नाम है आधिकारिक। तो याद रखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिन को, यानी कि 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस के तौर पे मनाते हैं। 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस के तौर पे मनाते हैं, पराक्रम 23 जनवरी पराक्रम दिवस के तौर पे मनाया जाता है, नेताजी को हम याद करते हैं, आप सभी के सभी साथियों को पता होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिन्होंने इंडियन जो जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको बहुत जबरदस्त मोड़ दिया, अंग्रेजों ने भी उनके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए थे। तो हम थोड़ा सा नेताजी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि एक आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार में, जिसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया। ठीक है, तो उसका नाम क्या था भाई, रॉस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया गया था, रॉस आइलैंड। आगे अभी आप लोगों ने अगर रिसेंट करंट अफेयर्स पढ़ा हो तो आपको पता होगा, रॉस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो 23 जनवरी 1897 को कटक में इनका जन्म हुआ था, उड़ीसा में जन्म हुआ था। अक्सर लोग गलती कर देते हैं, इनको पता ही नहीं होता है कि इनका जन्म हुआ कहाँ था। उड़ीसा में हुआ था, कटक में हुआ था। भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता था। नेताजी ने 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी करी थी, इसकी अध्यक्षता भी करी थी नेताजी ने। और 22 जून 1939 को इन्होंने, मतलब थोड़ा मतभेद हो गया था और इसी की वजह से इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना भी कर दिया था, गठन भी कर दिया था। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जिसको आपको याद रखना है कि नेताजी ने 22 जून को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त सन 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश हुआ और उसी में नेताजी की मृत्यु हो गई थी। हालांकि इनकी मृत्यु के बारे में कई सारी अफवाहें भी हैं, र्यूमर्स भी हैं कि कोई बाबा हैं जो नेताजी के रूप में रहे, मतलब नेताजी बाद में चले गायब हो गए सामाजिक दुनिया से और वो बाबा के रूप में रहे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें र्यूमर्स चलती थी, तो पता भी नहीं चला था। तो इनकी डेथ एक मिस्ट्री है, लेकिन फिर भी ये एक व्यक्ति हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब आईएनए का गठन इन्होंने ही किया था, जो है आईएनए का गठन इंडियन नेशनल आर्मी। आपको पता है इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताबें लिखी थी जिसमें एन इंडियन पिलग्रिम, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, जरूरी कुछ लेख, द इंडियन स्ट्रगल, फेमस स्पीचेस एंड लेटर्स टू एमएलई सेकेल, ये कुछ बुक्स हैं जो नेताजी ने लिखी थी। तो कई बार किताबें पूछी जाती हैं, आप सभी के सभी साथी ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं तो आपसे आपका बेस बन जाएगा। यहाँ से आप वो चीजें जान पाएंगे जो पढ़ने योग्य हैं, छोड़ने योग्य और पढ़ने योग्य। जीएस वगैरह संसार जैसा है, इसमें सबसे जरूरी वो चीज जानना है कि क्या छोड़ना है। तो यहाँ से आप वो पढ़ोगे जो आपके एग्जाम में 2D पॉइंट काम करेगा, इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगला क्वेश्चन, इसमें मैं आपको थोड़ा और चर्चा कर देता हूं। पराक्रम दिवस की अगर हम लोग बात करें तो पराक्रम दिवस पहली बार सन 2021 में मनाया गया था। 2023 में अंडमान निकोबार में रॉस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया गया। और आपको पता है कि 2022 में नेताजी की होलोग्राम मूर्ति का अनावरण इंडिया गेट पे किया गया था। 2022 में होलोग्राम मूर्ति नेताजी का इंडिया गेट पर किया गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 2025 में प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएसआई के अध्यक्ष के तौर पर किसको चुना गया? धनंजय शुक्ला को चुना गया। मैंने अभी शुरुआत में ही बताया। 2025 में आईसीएसआई, तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि सर ये आईसीएसआई क्या है? तो इसका फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया।
इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया 2025 के लिए अगर आईसीएसआई की बात करें तो इसके लिए अध्यक्ष के तौर पे धनंजय शुक्ला को बनाया। जैसे कंपनी के जो सचिव होते हैं, सेक्रेटरी मतलब सचिव, तो सचिव होते हैं, तो सारे सचिव जितनी से बढ़िया बढ़िया कंपनी है उनके सचिव का एक प्रॉपर फोरम बनाया गया जिसका नाम है आईसीएसआई। इसके अध्यक्ष धनंजय शुक्ला को बनाया गया, धनंजय शुक्ला को। कई सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जिनमें धनंजय शुक्ला का ये अपॉइंटमेंट भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर मैं चर्चा करूं इसी में, तो सबसे पहली बात, वाइस प्रेसिडेंट पवन जी को चुना गया है, पवन जी को। हमारे लिए ये इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है, आईसीएसआई। अध्यक्ष तो चुन लिए गए मेरे भाई, इनको इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इनको चुन लिया गया। हमारे लिए ये संस्था बड़ी इंपॉर्टेंट है, आईसीएसआई। अगर मैं आईसीएसआई की बात करूं, आईसीएसआई की अगर मैं चर्चा करूं तो आईसीएसआई इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, कब बना, तो ध्यान देंगे इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। तो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था मेरे भाई 1968 में हुआ था। बाद में इसको कानूनी दर्जा कब दिया गया, कानूनी दर्जा या वैधानिक या एक्ट कब बनाया गया इसका, तो कानूनी दर्जा इसको मिला है 1981 में। 1981 में कॉर्पोरेट मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। और ध्यान देंगे ये कॉर्पोरेट मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। वाणिज्य मंत्रालय इसको बोलते हैं। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, याद रखेंगे सभी के सभी साथी। ठीक है, तो यहां पर मैंने सेम चीजें आपको लिख के दी हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया 68 में बना, 81 में स्टेटरी बॉडी। इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय है मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में, और ओवरसीज सेंटर्स भी हैं, इसके ओवरसीज सेंटर भी हैं। अगला सवाल, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश में किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते से अमेरिका को हटने की घोषणा कर दी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है जिसमें यह कहा है कि भैया अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। किस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से, दो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन से यूएसए निकलने का डिसीजन ले लिया। देखो ये जो यूएसए देश है ना, ये बहुत बड़ा देश है, इसके पास पैसे बहुत हैं, और चूंकि बहुत सबसे अमीर देश कह लो या ये कह लो कि सबसे प्रभावशाली देशों के तौर पे आता है, ऐसे में यूएसए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को पैसा भी देता है कि तुम अच्छे से काम करो, तुम अच्छे से काम करो। उनमें से दो ऑर्गेनाइजेशन, एक का नाम है WHO और दूसरा WHO और दूसरा है यूनिसेफ। सबसे पहले WHO की बात कर लेते हैं, UNFCCC। WHO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में स्वास्थ्य का देखभाल करता है। स्वास्थ्य की देखरेख का काम किसका है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका नाम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। काम क्या है, दुनिया में क्या करना है, दुनिया में स्वास्थ्य मेंटेन करना है। ठीक है, स्वास्थ्य, कि भाई कहीं भी ऐसा ना हो जाए कि कभी भी किसी लिहाज से दुनिया में कोई बीमारी ना फैल जाए। लेकिन तुम्हें पता है कि 2019, 20, 21 कोरोना खूब फैला, इतना फैला कि लगा कि दुनिया खत्म हो जाएगी। किसका फेलियर था, इन्हीं का फेलियर था। ये क्यों नहीं देख पाए, इनको पैसा किस लिए दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है कि भाई तुम देखो दुनिया में कोई बीमारी ना फैल जाए। तुम्हें पैसा इसलिए दिया जा रहा है कि देखो कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी व्यक्ति को परेशानी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी भी तरीके से कोई और व्यक्ति जो है जो परेशान हो जाए इस वजह से। तो इन्होंने तो देख रेख नहीं कर पाई ये अच्छे तरीके से, तो अमेरिका ने कहा तुम काम नहीं कर पाए, टाटा भाई, थैंक यू सो मच, तुम्हें पैसा नहीं देंगे। सबसे बड़ा फंड है, 18% जो WHO को पैसा मिलता है वो यूएसए से मिलता है। तो यूएसए ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, 18% पैसा ही नहीं मिलेगा तुम्हें। तो एक तो इनकी फेलियर बहुत बड़ी रही, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ। दूसरा, UNFCCC एक संस्था है, ये संस्था जलवायु परिवर्तन पे काम करती है। जलवायु परिवर्तन का क्या मतलब होता है, जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है, जैसे कि अभी आपको पता होगा, आपके दद्दू कहते होंगे, दादा, अगर आप दादा पापा से बात करते होंगे तो कहते होंगे यार पिछले साल से इस बार ज्यादा गर्मी हो रही है, यार इस बार बहुत ठंडी पड़ी, यार इस बार ज्यादा बारिश हो रही, यार इस बार कम बारिश हो रही। कहने का क्या मतलब, वो कहना क्या चाहते हैं, वो कहना ये चाह रहे हैं कि जलवायु बदल रहा है भाई, पिछले साल थोड़ी ज्यादा कम गर्मी पड़ी थी, इस साल ज्यादा पड़ी, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। और इसी को बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। एक संस्था है जिसका नाम है UNFCCC, इसका भी काम यही है जो WHO का है, वो स्वास्थ्य देखती है, जलवायु परिवर्तन देखती है, ये भी नाकाम रही। मैंने कल आपको पढ़ाया था कि ये जो संस्था है ना, ये संस्था पैसा लेती है सभी देशों से, और पैसा लेकर इसका काम है कि जलवायु परिवर्तन मेंटेन रखे। अभी मैंने आपको बताया कि 2024 में ही जलवायु कितना हो गया, जो टेम्परेचर 1.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। 1.5 का तो हमने एम ही रखा था, 1.6 24 में ही हो गया। ऐसे में ये भी संस्था फेल रही।
इस संस्था को चलाने के लिए अच्छा खासा पैसा अमेरिका को भी देना पड़ता है, अच्छा खासा पैसा दुनिया के बहुत सारे देश देते हैं। अमेरिका ने कहा अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, अब मैं तुम्हारा मेंबर नहीं हूं। तो इन दोनों संस्थाओं से अमेरिका ने कहा विड्रॉ, थैंक यू सो मच। तो अभी ही सवाल पूछा गया किससे हटने की घोषणा कर दी, तो अब मैंने आपको बता दिया, तो किससे, UNFCCC, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, UNFCCC। ठीक है, ठीक है, माफ कीजिए, पेरिस जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी, पेरिस जलवायु परिवर्तन क्यों कह रहे हो, पेरिस जलवायु परिवर्तन को लागू करता है UNFCCC। पेरिस जलवायु, चाहे तो बी कर लो चाहे तो सी कर लो, दोनों मामला सही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पेरिस जलवायु परिवर्तन, तो इसको एक थोड़ा सा खांचा खींचता हूं मैं। देखो ध्यान दो, अगर आपको पता है, देखो जलवायु परिवर्तन से जैसे हमारे दद्दू अद्दू को लगा होगा ऐसे कि यार कुछ तो टेम्परेचर बदल रहा है, चलो बैठक करते हैं। तो बैठक किया, इसी बैठक के क्रम में उन्होंने एक बैठक करी, जो बैठक था आपका 1992 का। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन होता है, एक बैठक, मजे से तुम लोग बैठे हो ना अभी आपस में, बैठे हो बात कर रहे हो, और कुछ तो किसी का टिफिन उफिन भी मार रहे हैं, हम देख पा रहे हैं इधर उधर से, हाँ वो देखो क्या लाई हो टिफिन में, है ना, तो पता कर रहे हो, पूछ रहे हो। ऐसे ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी टिफिन उफिन लेके बैठे होंगे 1992 में। इस बैठक का नाम दे देंगे, जैसे अभी आपकी बैठकी चल रही है, तो इस बैठकी का कोई नाम नहीं है, अगर मैं नाम दे दूं, है ना, इस प्यार को कुछ नाम दे दूं मैं, अगर कुछ नाम दे दूं तो बैठकी कारगर हो जाएगी, है ना। इस बैठकी का कारगर कैसे करा जा सकता है, अगर मैं इसको कुछ नाम दे दूं। तो मैंने नाम दे दिया अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट दे दिया इसका नाम, है ना, अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन मैंने नाम दे दिया। अब पृथ्वी सम्मेलन में 3 बातों की चर्चा हुई। पहली बात थी कि भैया जलवायु बदल रहा है मेरे भाई, जलवायु बदल रहा है, बदल रहा है। दूसरा मेरे भाई क्या हो रहा है, दूसरा मेरे भाई यार बहुत ज्यादा मरुस्थलीकरण हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है। तीसरा मेरे भाई क्या हो रहा है, अरे यार सारा संसाधन तो एकदम इस्तेमाल हो जा रहा है, सोना निकाले जा रहे हैं, पेट्रोल निकाले जा रहे हैं, खत्म हो जाएगा भाई, हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों का क्या होगा। अभी तुम लोग शादी करने का भी प्लानिंग कर रहे होगे, तो सारा पेट्रोल अगर हम ही आप खा जाएंगे तो उनके बच्चे, हमारे बच्चे क्या करेंगे, और उनके लिए मान लो हो जाए, उनके बच्चों के लिए क्या होगा। मतलब पेट्रोल का एक लिमिट है ना, आप जमीन से कितना निकालोगे, पानी निकाल तो खत्म नहीं हो जाता है, पानी निकालते हुए अर्थ से खत्म हो जाता है, ऐसे पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, संसाधन खत्म हो जाएगा, तब क्या करोगे, तो उसको भी बचाना है। तो इसके लिए सतत विकास, सतत विकास की अवधारणा, ये 3 मेजर बातें की गई कि हाँ यार ये 3 चिंताएं हैं, चलो कुछ टैकल करते हैं। हमारी चर्चा सिर्फ इस पे रहने वाली है, जलवायु परिवर्तन पे। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित अगर मैं इसको जलवायु परिवर्तन को थोड़ा जूम आउट कर दूं, ठीक है, जलवायु परिवर्तन को थोड़ा, और अब इसको जलवायु परिवर्तन समझो, तो जलवायु परिवर्तन से लेकर 1992 में, जिसको क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, 1992 में बैठकी हो रही है, इसकी बैठकी चल रही है। अब इस बैठकी के दौरान क्या होता है कि 1992 में एक संस्था बनती है जिसका नाम है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। ये संस्था बनती है। 1997 में ये संस्था एक प्रोटोकॉल करती है जिसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये क्योटो प्रोटोकॉल में मेजर मकसद क्या था कि कैसे करके पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन करो, उसके लिए जो करना पड़े करो, तो वो सारी चीजें। अब ये खत्म हो रहा था आपका 2020 में, इसका वैलिडिटी, एक हर चीज की वैलिडिटी होती है, इसकी भी वैलिडिटी 2020 में खत्म हो रहा था। तो सब लोगों को लगा अरे भाई 2020 में खत्म हो रहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ भाई क्या करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं 2015 का साल लेके आते हैं और इसमें एक नया समझौता करते हैं जिसका नाम है पेरिस समझौता। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया, पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट क्या है भाई, पेरिस एग्रीमेंट क्योटो के बाद क्या, 2020 में क्योटो खत्म हो गया तो उसके बाद क्या, तो पेरिस लागू कर देंगे। उसके बाद पेरिस लागू कर, अमेरिका ने इसी पेरिस समझौते से बाहर होने का डिसीजन लिया। अमेरिका ने अभी इसी पेरिस समझौते से क्या करने का डिसीजन लिया है, बाहर होने का डिसीजन लिया। अमेरिका ने कहा कि अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, क्योंकि अब तो हम क्योटो संभाल लिए लेकिन पेरिस में पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे। अब क्यों दे पैसा, हम नहीं देंगे पैसा, क्यों दे पैसा हम, अगर हम पैसा दे देंगे तो तुम लोग आते हो, बैठे हो, चाय समोसा खाते हो और जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ नहीं करते। लेकिन एक तरफा मामला नहीं, एक तरफा प्यार नहीं है। ये बताओ कि अगर आज पृथ्वी गर्म हो रही है तो उसका कौन मेजर रीजन है, अरे वो बड़े बड़े देश, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिन्होंने किया, जिन्होंने फैक्ट्रियां लगाई, जिन्होंने कार खूब दबा के चलाया, अमेरिका जैसे देश, यूनाइटेड किंगडम देश जैसे देश, इन्होंने ही तो खूब कोयला जलाया, खूब कोयला जलाया। आज वो अमीर बन बैठे तो हमसे कह रहे हैं कि हम पैसा दें। भारत जैसे देश तो हम लोग तो बहुत सस्टेनेबल, पेड़ लगाओ, ये करो, वो करो, नदी बचाओ,
उनने ये कुछ नहीं देखा, बस काटो पीटो मारो, इनका लूटो वहां करो, यही सब कर करके उन्होंने अपने अपना ग्रोथ कर लिया। अब ग्रोथ करने के बाद अब कह रहे हैं हम पैसा नहीं देंगे। जब तुमने डेवलप कर लिया अपने आप को तो पैसा देने में क्या हर्ज है भाई? या तो हम भी लाओ, चलो ठीक है, तुमने बर्बाद किया, हम भी बर्बादी पे उतर आते हैं। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम भी बर्बाद करते हैं, हम भी खूब कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं, खूब गाड़ियां चलाते हैं, हम कोई सोलर नहीं लगाएंगे, हम पेट्रोल से गाड़ी चलाएंगे, सारा पेट्रोल खत्म कर देंगे, हम भी आमादा हो जाएं इस बात पे। हमारे पास कौन सी जनसंख्या कम है? तब तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो म्यूचुअल ये ऐसे अकेले भाग जाना कि नहीं नहीं पेरिस से हम जा रहे हैं, ये तो भगाउड़ापन है। अब सब देश ऐसा करने लगे, सब भाग जाएं, तो क्या जलवायु परिवर्तन समझौता लागू हो पाएगा? जलवायु परिवर्तन भाई, गर्मी बढ़ रही है, जब गर्मी बढ़ जाएगी तो तुम सब पूरा कमरा एसी बना के रखोगे क्या? दुनिया बचेगी नहीं, कितनी देर में एसी में रहोगे? एसी चलाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये भागम भागी नहीं होनी चाहिए, तो आप ओपिनियन बनाइए अपना, बस इतनी सी बात है। तो अभी इससे बाहर हो गए मेरे भाई। अब देखो ध्यान से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गए, डब्ल्यूएचओ से भी बाहर हो गए। थोड़ा डब्ल्यूएचओ बता देते हैं हम। डब्ल्यूएचओ बताया मैंने कि रीजन महामारी सही से हैंडल नहीं कर पाई, इस वजह से उनसे बाहर रहने का डिसीजन लिया गया। और बहुत सारे डिसीजन जिसका मैंने 10 मिनट शो आपके टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड किया है, आप लोग सभी के सभी साथी वहां पे जाके देख लेंगे। डब्ल्यूएचओ की बात करें, डब्ल्यूएचओ 7 अप्रैल 1948 को बनाया गया था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कितने देश मेंबर? 194। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अघोनम मेरे भाई। टेड्रोस अघोनम मेरे भाई इसके वर्तमान समय में डायरेक्टर जनरल है, डीजी है, याद रखेंगे सभी के सब साथी। बात डन है, आई होप की बात डन है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। डब्ल्यूएचओ कब बना, कहाँ हेडक्वार्टर है, प्लीज आप सभी विधायक इस चीज को याद करके रखेंगे, है ना। विधायक मैं बोलता हूं, विधायक का मतलब एमपी एमएलए नहीं है। विधायक, मेरे विधायक का मतलब होता है पर्सन हु डिसाइड डेस्टिनी, हु वांट टू क्रिएट देयर ओन डेस्टिनी इज कॉल्ड विधायक। विधायक जो विधि बनाए, जो नियम बनाए। नियम कौन बनाता है? जिसके पास पावर होती है, जिसके पास सत्ता होती है ना। इसलिए मैं आपको विधायक बोलता हूं, क्योंकि आपके पास पावर है आपकी अपनी डेस्टिनी बनाने की, अपनी अपनी किस्मत को संवारने का। जिसके पास हुनर हो, जिसके पास पावर हो। किसके पास पावर है? अरे आप चाहो तो गुल्ली डंडा खेलो, आप चाहो तो चोरी करो, आप चाहो तो इतना अच्छा पढ़ो कि आप राष्ट्रपति बन जाओ, राजेंद्र प्रसाद बन जाओ, आप चाहो तो वो बन जाओ जो आप सोच रहे हो। आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आईएएस अधिकारी बन जाओ। वो तब बनोगे जब आप अपने पावर का इस्तेमाल करोगे। भाई आपको किसी ने रोका है कि आप मत पढ़िए? आपके पास पावर है, आपके पास ईश्वर ने आंख दिया है, हाथ दिया है, कान दिया है, सुन सकते हैं, आप ही के पास तो पावर है। इससे बड़ी पावर और क्या चाहिए बताओ? पैसा पावर नहीं होता, पावर समय होता है। जिसके पास समय है, जिसके पास ऊर्जा है, ऊर्जा पैसा, ऊर्जा पावर होती है। आपके पास पावर बराबर क्या? ऊर्जा ही होती है ना, ऊर्जा को ही पावर बोलते हैं। आपके पास क्या है? ऊर्जा है, भर भर के ऊर्जा है। इस्तेमाल कीजिए इस पावर का और विधायक बनिए। मैंने तो आज ही बना दिया आपको विधायक, बट आप अपनी नजर में विधायक हैं कि नहीं, इस बात को आप मानेंगे, आप जानेंगे। जनवरी 2025 में किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को बीएसएफ का अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी नियुक्त किया गया है? किसको अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पे नियुक्त किया गया है? ध्यान देंगे, जनवरी 2025 में किस आईपीएस अधिकारी को बीएसएफ का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे, इनका नाम है महेश कुमार अग्रवाल। महेश कुमार अग्रवाल को अभी रिसेंटली क्या किया गया है? एडीजी के तौर पे अपॉइंट किया गया है बीएसएफ के। बीएसएफ आपको पता होना चाहिए, बीएसएफ बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान की सीमा को बॉर्डर कौन करता है? कौन करता है? बीएसएफ करता है, बीएसएफ। 1 दिसंबर 1965 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ध्यान देंगे। और अगर मैं चर्चा करूं इसका मोटो क्या है, तो ड्यूटी अनटू डेथ, ड्यूटी अनटू डेथ, जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगर मैं बात करूं इसके हेडक्वार्टर की, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 2.65 लाख पर्सनल्स बीएसएफ में है। और अगर मैं चर्चा करूं कि किस बॉर्डर को गार्ड करते हैं, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर को गार्ड करते हैं। यहां पे लिखा है डीजी कौन है? एडीजी तो मैंने आपको बता दिया कि एडीजी कौन है भाई, मनीष कुमार अग्रवाल साहब है एडीजी। अब महेश कुमार अग्रवाल, अगर अब डीजी पूछूं तो डीजी इसके कौन है मेरे भाई? तो डीजी इनके अभी दलजीत सिंह चौधरी को चुना गया था। दलजीत सिंह चौधरी को चुना गया था, दलजीत सिंह चौधरी को चुना गया। मैं हालिया अपॉइंटमेंट्स की चर्चा कर देता हूं। हालिया कुछ अपॉइंटमेंट हुए हैं इस हफ्ते में, जितनी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई हैं सब एक बार में मैं आपको बता देता हूं। जितनी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हुई हैं सब एक साथ में, है ना। नोट करेंगे सभी के सभी, पेन पेपर उठा लेंगे।
देखो हमेशा मेरी क्लास में पेन पेपर उठा के रखो, वैसे तो नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ, बट फिर भी आप नोट्स आप खुद का बनाएंगे ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज ये नोट्स डाउनलोड करने का ऑप्शन है, आप टेलीग्राम पे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं अपॉइंटमेंट की, तो अपॉइंटमेंट किसने, तो याद रखेंगे संजीव रंजन साहब को अभी रिसेंटली किस पद पर अपॉइंट किया गया। तो संजीव रंजन को अभी मैंने बताया था इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पे बनाया गया, अध्यक्ष के तौर पे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पे किसको बनाया गया, संजीव रंजन को बनाया गया। अगर बात किया जाए अभी रिसेंटली जीपी सिंह को किस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया, जीपी सिंह, जीपी सिंह को अभी सीआरपीएफ के डीजी बनाया गया, सीआरपीएफ का डीजी बनाया गया, डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ का डीजी। ओके, अभी जस्टिस अरुण राम को, जस्टिस अरुण मिश्रा, अरुण मिश्रा को अभी रिसेंटली किस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया, तो याद रखेंगे बीसीसीआई के लोकपाल के तौर पे, बीसीसीआई के लोकपाल के तौर पे अपॉइंट किया गया, लोकपाल के तौर पे। अभी तुहिनकांत पांडे, टी पांडे को किस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया, टी पांडे को, तो अभी टी पांडे को डीपम के अध्यक्ष के तौर पे, डीपम के अध्यक्ष के तौर पे अपॉइंट किया गया, डीपम के सचिव के तौर पे, है ना, डीपम के सचिव के तौर पे। और अभी राजस्व सचिव के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया है, गलत हो गया ये राजस्व सचिव के तौर पे अपॉइंट हुए, राजस्व सचिव के तौर पे तुहिनकांत पांडे। और ए चावला को अभी डीपम के सचिव के तौर पे अपॉइंट किया गया, डीपम सचिव के तौर पे ए चावला को अपॉइंट किया गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला सवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई, बताएंगे सभी के सभी साथी। तो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट योजना है। देखो मैंने आपको बताया कि 10 साल पूरे हो गए कुछ स्कीम्स के, जिन स्कीम्स के 10 साल पूरे हो जाते हैं वो स्कीम्स आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी के सभी साथी कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट सबसे पहली बात तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई, कब शुरू की गई मेरे भाई, तो 22 जनवरी सन 2015 को, 22 जनवरी सन 2015, 10-25, 10 साल पूरे हो गए, नहीं पूरे हो गए, 10 साल पूरे हो गए, 10 साल पूरे हो गए। ऐसे में आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगर मैं चर्चा करूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, तो 22 जनवरी सन 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया गया। मैं बात करूं अगर इसकी, तो मेजर मकसद क्या था, चाइल्ड सेक्स रेशियो मेंटेन करना। आपको पता है कि भारत में चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, कितनी महिलाओं पर, कितनी बच्चियों पर, 0 से 6 साल की बात कर रहे हैं, कितनी बच्चियां हैं जो 0 से 6 साल की उम्र में पुरुष बच्चों की तुलना में, तो 1000 बच्चों में 918 बच्चियां जन्म लेती हैं 0 से 6 साल की उम्र के बीच में, 0 से 6 साल के एज ग्रुप में। क्या है सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो भारत में कितना है, 918 है, 918 चाइल्ड सेक्स रेशियो है। इस स्कीम को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। एचआरडी मंत्रालय इसमें मेजरली रोल अदा करता है। क्लियर है बात, डन है जी सर, बात डन। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात किया जाए कि इसको क्यों लॉन्च किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैंने बताया कि चाइल्ड सेक्स रेशियो भारत में बहुत गड़बड़ाया हुआ है। 918 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर, 1000 लड़कों पर, है ना। और ध्यान देंगे कि CSIR, अगर सॉरी चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें 1961 में, तो 1961 में कभी तो ठीक था, 976 लड़कियां थी 1000 बच्चों पे, अभी 918। मतलब जैसे जैसे भारत विकास कर रहा है वैसे वैसे सेक्स रेशियो गड़बड़ हो रहा है, लोगों को लड़के की ज्यादा टेंडेंसी है ना। तुम्हारे पापा भी तुमको बहुत प्यार करते हैं, नहीं चिंटू, है ना चिंटू, सही ना। देखो चिंटू से पूछो, अपने बगल वाले चिंटू से, कि चिंटू को पिंकी की तुलना में ज्यादा प्यार किया जाता है, लड़कियों को कम प्यार करते हैं लोग, लड़कियां फिर बोझ भी समझते हैं, ब्याह करना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें। बहुत मतलब ये समाज की सबसे बड़ी मतलब ट्रेजेडी के तौर पे कह सकते हो कि ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि लोग आज भ्रूण हत्या पे उतर आए हैं। लड़की पे, अरे नहीं लड़की, अरे लड़की। मतलब मैं अपने आसपास देखते रहता हूँ, और उनके यहाँ तो बेटी पैदा, अच्छा बेटी पैदा हुई तो उसको धूमधाम मनाओ भाई, लक्ष्मी आई है, तुम कहते लक्ष्मी आई है और मुंह उदास करके बैठ जाते हो, अरे नहीं लड़का हो, अरे लड़का तो लड़के ही तो सबसे आतंक काट रहे हैं। सबसे ज्यादा आज माँ बाप को कौन परेशान करके रखा है, बहुत लड़के ही परेशान करके वृद्धाश्रम में छोड़ के चले आते हैं,
पत्नी आ जाती है तो मम्मी पापा को भुला जाते हैं, है नहीं? बहुत सारे ऐसे केसेस आपको दिखाई देंगे। लेकिन लड़कियां हैं जो अपने माँ बाप का हर समय करने की कोशिश करती हैं, तो और लगाव भी होता है। और एक दो दूसरी चीज है कि अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के बराबर नहीं होगा, कम होता चला जाएगा। तुम सोचो, अभी हमारा पिंकू तुम्हारे बगल वाला शादी करना चाहता है, अब 918 लड़कियां ही हैं और 1000 पिंकू हैं, 1000 पिंकू हैं, तो 1000 पिंकू है, 918 लड़कियां हैं, तो बताओ क्या सबकी शादी हो पाएगी 1000 की? नहीं हो पाएगी भाई। अरे 918 की तो शादी हो पाएगी, एक लड़का एक लड़की से शादी करेगा तो 918 की शादी हो पाएगी। इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि 82 बच्चे, तो 78 बच्चे, सॉरी 82 बच्चे, 82 बच्चे, 82 बच्चे क्या रह जाएंगे? 82 लोग बिना विवाह के रह जाएंगे। 82 की तो शादी नहीं होगी, तो पता नहीं, हो सकता है उस शादी में तुम्हारा भी नाम हो जाए कि 82 में तुम्हारी शादी ना हो, लड़की ही ना अवेलेबल हो, है ना? और यहाँ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो 4-4 शादी करेंगे। तुम सोचो कि अगर 4 शादी करोगे तो समस्या क्या हो जाएगा? समस्या हो जाएगा जब एक लड़के के लिए एक लड़की अवेलेबल नहीं है, एक लड़की कम पड़ रही है, तो सोचो कि अगर कोई व्यक्ति 4 शादी कर लेगा, तो अगर मान लो इसमें 4 शादी करने का अलाउ कर दिया जाए, तो आप सोचो कि मान लो कि 1000 में से सिर्फ एक व्यक्ति 4 शादियां कर लेगा, तो 918 में डिवाइड बाई 4 कर दो, तो मुश्किल से 250 लोग शादी कर पाएंगे, मुश्किल से 250 लोग शादी कर पाएंगे। यानी 750 लोग क्या घूमेंगे बिना शादी के? 750 बिना शादी घूमेंगे? नहीं घूमेंगे। समाज में क्या बढ़ेगा? अरे बिना शादी तो प्राकृतिक नीड है, रेप बढ़ जाएगा सोसाइटी में, ठीक है, मर्डर बढ़ेंगे सोसाइटी में, व्यभिचारिता बढ़ जाएगी सोसाइटी में, अभद्रता बढ़ जाएगी सोसाइटी में, क्योंकि 750 बिना शादी घूम रहे हैं। इनका शादी करने का मन था लेकिन लड़की नहीं मिल रही। तुम सोचो कितनी बुरी हाल हो जाएगी अगर जो है समाज में अगर जेंडर मतलब इक्वेलिटी नहीं रही, मतलब लिंग, मतलब चाहे मेल और फीमेल की संख्या अगर बराबर नहीं रही, तो बहुत समस्या हो जाएगी भाई, व्यभिचारिता बढ़ जाएगी, लोग गलत कामों में उतर जाएंगे, है नहीं? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, इसलिए चाइल्ड सेक्स रेशियो मेंटेन होना बहुत जरूरी है। चलिए, अगर मैं बात करूं आपसे नमामि गंगे योजना की, तो ये कब स्टार्ट किया गया था नमामि गंगे योजना? तो याद रखेंगे नमामि गंगे योजना 16 जुलाई सन 2014 में स्टार्ट किया गया था, गंगा को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें तो 28 अगस्त को शुरू किया गया था, 28 अगस्त सन 2014 को, 28 अगस्त सन 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो नमामि गंगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये 2 स्कीम्स हो गई डन। मेक इन इंडिया स्कीम कब स्टार्ट की गई? तो मेक इन इंडिया 25 सितंबर सन 2014 को, 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट की गई थी। इसका भी सबका 10 साल पूरा हो गए, इन सबके 10 साल। संसद आदर्श ग्राम योजना 25 सितंबर सन 2014 को स्टार्ट किया गया था, इसका भी 10 साल पूरा हो गया। कहने का मतलब ये सारी स्कीम है जिनका 10 साल। संसद आदर्श ग्राम योजना का क्या मतलब है? इसका मकसद है कि सांसद 2024 तक 8 गांवों को गोद लेंगे, और गोद लेके क्या करेंगे? उनको विकसित करेंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना का यही मकसद था। ठीक है, क्लियर है? बात डन है जी, सब बात डन है। अगर बात किया मिशन इंद्रधनुष की, तो ये इसके अंतर्गत क्या है? ये एक वैक्सीनेशन कार्यक्रम है, वैक्सीनेशन। अच्छा, ये रह गया ना सांसद आदर्श ग्राम योजना। मेक इन इंडिया स्कीम कब स्टार्ट किया गया? 25 सितंबर को। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये गड़बड़ हो गया, 25 सितंबर को नहीं स्टार्ट किया गया था, ये आपका स्टार्ट किया गया था 11 अक्टूबर सन 2014, 11 अक्टूबर सन 2014 को, जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर। मिशन इंद्रधनुष की बात कर लेते तो मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट हुआ था 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर सन 2014 को, 25 सितंबर सन 2014 को स्टार्ट किया गया था। 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण, 7 बीमारी के लिए क्या करना था? टीकाकरण। 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण। हृदय स्कीम किस लिए स्टार्ट किया गया था? कि 12 शहरों को जिनके सांस्कृतिक विरासत है, 12 शहरों को विकसित करना है। 12 शहरों को क्या करना है? विकसित करना है। 12 शहरों को विकसित करने के लिए, 12 शहरों को विकसित करने के लिए हृदय योजना स्टार्ट की गई, हृदय योजना स्टार्ट की गई। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष हो गया आपका, हृदय योजना हो गई, बात डन है। ठीक है, अगला हम लोग चर्चा कर ले तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब स्टार्ट की गई? तो ये इसका भी 10 साल पूरा हो जाने वाला है, 8 अप्रैल को पूरा होगा, 8 अप्रैल सन 2015 को इसका भी 10 साल पूरा हो जाएगा। मुद्रा योजना एमएसएमई के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। अभी बजट में भी इसकी चर्चा थी। इसके अंतर्गत जो तरुण लोन मिलता है वो पहले 10 लाख मिलता था। मान लो कि आपको इंडस्ट्री खोलना है, कोई नई बिजनेस व्यापार करना है, तो आप इसके अंतर्गत लोन ले सकते हैं सरकार से, सरकार आपको 20 लाख रुपए तक लोन दे देगी इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को के सहयोग से एआई रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी के लिए कौन से सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है? तो अभी रिसेंटली यूनेस्को के सहयोग से एआई रेडीनेस मेथोडोलॉजी के लिए एक सरकारी संस्था मंत्रालय इसमें शामिल हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसको बोलते हैं।
भारत में एआई को लेकर बहुत जबरदस्त तरीके से जोर दिया जा रहा है। तो यूनेस्को ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ एआई तैयारी आकलन पर एक मेथोडोलॉजी विकसित करने के लिए अभी एक समझौता किया है। ठीक है, तो अब इसमें आईआईटी बेंगलुरु शामिल है और बहुत सारे लोग शामिल हैं जो मिलकर इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। एआई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखें। 2024 में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं एआई के जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। मैं आपको एक एक करके लिख देता हूं। अभी रिसेंटली इंडिया और स्पेन ने एआई ईयर के तौर पे बनाने का डिसीजन लिया है। एआई ईयर, कौन सा देश, ऐसे पूछेगा कि कौन सा देश अभी रिसेंटली एआई ईयर 2026 को एआई ईयर के तौर पर डिक्लेयर किया। एआई ईयर के तौर पे 2026 को मनाया जाएगा। एआई ईयर के तौर पे 2026 को मनाया जाएगा। भारत और स्पेन और भारत ने मिलकर कहा है कि 2026 को एआई ईयर के तौर पे। भारत ने एआई डाटा बैंक स्टार्ट किया है। भारत ने एआई डाटा बैंक स्टार्ट किया है अभी रिसेंटली। भारत ने स्टार्ट किया है, याद रखेंगे। अभी जनरेटिव एआई इंडेक्स निकला था, जनरेटिव एआई इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत 5वें पोजीशन पे है, पहले पोजीशन पे चाइना है। अभी रिसेंटली भारत ने पहला स्पेस एआई स्पेस लैब, एआई स्पेस लैब लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? TM2 स्पेस। TM2 स्पेस अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। केरल राज्य ने एआई को अपने सिलेबस में शामिल किया है। एआई को स्कूल सिलेबस में शामिल किया है, तो ये एआई से संबंधित करंट अफेयर्स थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली एआई इनिशिएटिव। देखो ध्यान दो, भारत की एआई इनिशिएटिव, भारत समय समय पर एआई पहल स्टार्ट करते रहता है। अभी रिसेंटली इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया है 10,000 करोड़ के साथ। भारत एआई गवर्नेंस पर फोकस कर रहा है। मेजर मकसद क्या है? इथिकल एआई प्रथाओं को भारत में लागू करना। पता लगे तुम्हारे बगल वाले जो तुम्हारे बगल में बैठे हैं ना, भाई साहब और बहन जी भी ध्यान से देखो, उनके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है और उनके पापा ने दिया था या उन्होंने कमाया भी था। अब इन्होंने जो कमाया है पैसा, अब इस पैसे को ये एआई के बारे में अपडेट ना हो और कोई कहे कि एआई इनके फोन में घुस जाए, कैसे करके? एआई तो है ही, एआई से बग्स घुस जाए मान लो, और इनका 1 करोड़ रुपया साफ हो जाए। कल के कल परसों से स्कूल आना बंद कर देंगे। होगी नहीं प्रॉब्लम? हो जाएगी प्रॉब्लम भाई, जब पैसे अकाउंट से खाली हो जाएंगे। तो एथिकल, अब एआई को क्या करना है भाई? तुम्हारे फोन में है, किसी ने उसको कमांड दे दिया कि सुनो ओटीपी आए तो मुझे भेज देना, तुरंत फट से फोन से भेज दिया उसने ओटीपी, मामला सुपड़ा साफ हो जाएगा। सर पटक पटक के रोएंगे, अगले दिन माथा फोड़ लेंगे, यहाँ घर नहीं जाएंगे, मुंह दिखाने लायक नहीं बच्चे, पैसा खत्म हो गया। एआई का इथिकल इस्तेमाल, एआई ऐसा ना हो जाए पता लगे कि उसका मिसयूज करना लोग स्टार्ट कर दें, है ना। इसलिए सरकार ने स्टार्ट किया एआई गवर्नेंस। याला ग्लेशियर कहां पर स्थित है? रिसेंटली चर्चा में याला ग्लेशियर, आप ध्यान देंगे। याला मैंने बताया कि नेपाल में अवस्थित है। मैंने ये भी बताया कि याला जलवायु परिवर्तन के कारण जो है 2040 तक हो सकता है लुप्त प्राय हो जाए, खत्म हो जाए, गायब हो जाए। इसलिए सरकार लगातार इसको बचाने की कोशिश कर रही है। पिछले 1974 से लेकर 2021 के बीच में 36% जो है ये घट गया है याला ग्लेशियर, और ऐसा माना जा रहा है 40 तक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसकी ऊंचाई में भी कमी है, 5750 मीटर था, 5170 मीटर बचा ऊंचाई, तो मतलब काफी जबरदस्त तरीके से पिघल रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स मैंने नोट किए हैं यहाँ पर जो भारत में, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर और मिलाम ग्लेशियर। सियाचिन दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है जो कि काराकोरम लद्दाख में है। काराकोरम लद्दाख में दुनिया का हाईएस्ट बैटल है। अगर बात किया जाए गंगोत्री की तो उत्तरकाशी उत्तराखंड में है, याद रखेंगे, उत्तरकाशी उत्तराखंड में। जहां जेमू ग्लेशियर की बात करें तो सिक्किम में है, ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है ईस्टर्न हिमालय का। और अगर बात कीजिए मिलाम ग्लेशियर की तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। जो गोरी गंगा रिवर है उसका सोर्स यही है, गोरी गंगा रिवर का सोर्स यही है। अगला क्वेश्चन, इसी में मैंने और ग्लेशियर्स लगाए हैं जिसमें से पिंडारी ग्लेशियर है, वालतोरो ग्लेशियर है, रूपल ग्लेशियर है, छोटा सेगरी ग्लेशियर है। अगर पिंडारी की बात करें तो उत्तराखंड में है, बालतोरो की बात करें लद्दाख में है। ठीक है, पोलर रीजन से बाहर सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो वोल्टोरो ग्लेशियर है जो कि आपका लद्दाख में है, काराकोरम में। रूपल लद्दाख में है और छोटा सेगेरी आपका लाहुल हिमाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। भारत का पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? भारत का पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? अभी मैंने आपको बताया, तो ध्यान देंगे कहां पर, तो गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। गुजरात में भारत का पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ध्यान देंगे सभी के सभी साथी। तो ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि 2036 का जो ओलंपिक होगा, ऐसा माना जा रहा है
कि भारत आयोजित करवाने वाला है, भारत आयोजित करवाने वाला है। अभी तक 2036 का जो ओलंपिक हो रहा है वो ये नहीं पता है कि किस देश में होगा। 28 का पता है, 32 का पता है, 4-4 सालों पे होता है। 24 का हो गया इस साल, 28 का और 32 का हमें पता है। अगर मैं कहूं आपसे कि 24 का कहाँ हुआ, तो पेरिस में हुआ, फ्रांस में हुआ। देखो ऐसे मैं लिख सकता हूं, 24 का पेरिस में, 2028 का यूएसए में होगा, लॉस एंजलिस में, 2032 का ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, ये आपके 3 होंगे। 36 भारत सोच रहा है ओलंपिक करवाने का। इस बार भारत, बताएंगे सभी के सभी साथी, ओलंपिक में अब तक भारत को कितने मिले हैं मेडल, इस बार कितने मेडल मिले हैं 2024 में, ये आप कमेंट में बताएंगे। 2024 में कितने मेडल मिले हैं ओलंपिक में भारत को, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगला, गुजरात के किस प्रतिष्ठित हस्तशिल्प को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? एक बहुत जबरदस्त हस्तशिल्प है गुजरात का, जिसको अभी जीआई टैग दिया गया है। बताएंगे किसको जीआई टैग दिया गया, किसको जीआई टैग दिया गया, किस हस्तशिल्प को जीआई टैग दिया गया? तो याद रखेंगे इसका नाम है घरचोला। घरचोला को अभी रिसेंटली क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया, जीआई टैग। तो याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात का है जिसको जीआई टैग दिया गया है अभी रिसेंटली। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में हैदराबाद में मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों को किस संगठन ने मान्यता दी है? तो मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड स्मारक कोर्स ने अभी रिसेंटली क्या दी है, मान्यता प्रदान किया है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो भवन है उनके आसपास उनका अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन हो सकेगा, जो पोल्यूशन के कारण उनका क्षरण हो रहा है वो नहीं होगा, अच्छे तरीके से उनका विकास हो पाएगा। याद रखेंगे इसमें मूसी नदी इंपॉर्टेंट है। तो मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है, ये अनंतगिरी हिल्स से निकलती है, तेलंगाना में बहती है। ये भी याद रखेंगे कि यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है इस साल के लिए। यूनेस्को भारत में जितने हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने का काम यूनेस्को का है। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का फॉर्मेशन हुआ था। इसमें टोटल 194 देश हैं। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है और ऑड्रे ओजेले मेरे भाई इसके वर्तमान समय में निदेशक है। इस बार 46वीं बैठक यूनेस्को की भारत में हुई थी। यूनेस्को की 46वीं बैठक भारत में हुई थी। भारत में टोटल कितने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? भारत में 43 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। 43वां प्लेस असम का मोइदाम है, असम का मोइदाम। क्लियर है, बात डन है। तो ये बात हो गई हमारे 10 प्रश्नों की। आज मैं आपको एक फॉर्मूला, एक बहुत अच्छा ट्रिक दे रहा हूं, पैसा। पैसा से आप याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे पैसा। पी मतलब पैसिफिक ओशन, ए मतलब अटलांटिक ओशन, आई मतलब इंडियन ओशन, एस मतलब साउदर्न ओशन, ए मतलब आर्कटिक ओशन। ये ओशन का क्रम लगा हुआ है कि कौन सा ओशन, ठीक है। साइज के हिसाब से कौन सबसे बड़ा सबसे छोटा है? तो प्रशांत सबसे बड़ा है और आर्कटिक सबसे छोटा है। तो ये पैसा याद रखोगे, पैसा। चलिए बस हो गई बात डन। तो आज का मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। आज का होमवर्क होगा ये, ला परोस 2025 कहां पर आयोजित किया जा रहा है, ये होमवर्क होगा आपका। ये आपका होमवर्क होगा। आप सभी के सभी साथी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। मुझे अफसोस है कि आप में से कुछ साथी हैं जो कमेंट सेक्शन में आंसर कर रहे हैं, बट आप सभी साथी, जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप सभी के सभी साथी सेशन लाइक जरूर किया कीजिए। आप सभी के सभी साथी एक काम कर सकते हैं, आप सभी के सभी साथियों के लिए मैंने बहुत सारे नोट्स अपलोड किए हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिल जाएगा। सभी के सभी साथी टेलीग्राम चैनल पर नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का एड्रेस क्या है, सुधीर सौ ऑफिशियली। यहां से आप क्या कर सकते हैं, सभी के सभी साथी, टेलीग्राम पर मैंने बहुत सारे नोट्स अपलोड किए हैं आपके एसएससी जीडी के लिए, आपके एनटीपीसी के लिए। प्रैक्टिस सेट अभी पेपर है आपका ना, तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे नोट्स अपलोड किए हैं। तो आप सभी लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ट्रिक्स वगैरह अपलोड करते रहता हूँ यहाँ पर, आपको पीडीएफ भी क्लास की मिल जाएगा यहाँ से। तो आप सभी के सभी साथी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, बट आप में से बहुत चुने हुए साथी हैं जो जवाब दे रहे हैं। मैं ये नहीं जानता हूँ कि आप में से आपके पास कितना समय है, लेकिन अगर आप इस क्लास को और अच्छे तरीके से सस्टेन करना चाहते हैं, आप अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास को बढ़ाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सबको बोलिए कि क्लास डेली देखें, क्लास डेली चल रही है। ठीक है, तो डेली क्लास चल रही हो, इसके लिए सबसे जरूरी है, ठीक है, डेली क्लास आपकी चल रही है। आप लोग इस क्लास को सपोर्ट कीजिए। जब भी सपोर्ट करेंगे जब भी ये क्लास आगे कंटिन्यू रह पाएगी। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है इस क्लास की तो कंटिन्यू किया जाए, अदरवाइज कोई बात नहीं।
तो आप सभी के सभी साथी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। आप सभी के सभी साथी इस सेशन को शेयर करेंगे। जिन्होंने लाइक नहीं करते हैं, जो लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज आप इसको लाइक वाइक करके अपना एक कंट्रीब्यूशन देंगे। जो लोग रिकॉर्डेड देख ही रहे हैं वो लोग अपना उपस्थिति पी लिख के करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप पी लिख सकते हैं ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आप क्लास रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, प्रीमियर नहीं देख रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो हम लाइव क्लास लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय। बहुत शुक्रिया अविद्या बलरामपुर को ट्यून इन करने के लिए। आप लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कीजिए, सरकार की इस फ्री इनिशिएटिव का जबरदस्त तरीके से फायदा उठाइए। सरकार ये शानदार कंटेंट आपके लिए फ्री अवेलेबल करा रही है। किसी तरीके का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ आपको फ्रीली क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है हमारा मकसद, और इसलिए अविद्या बलरामपुर जबरदस्त तरीके से प्रतिबद्ध है। अविद्या बलरामपुर का ये इनिशिएटिव आपका कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और क्या रिक्वायरमेंट है वो भी आप बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बाय।